हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितं मानञ्च तच्च यत्रोक्तं आयुर्वेद स उच्यते। नमस्कार। संतुलन उपचार इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर मृण्मयी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली दीपों का त्योहार, खुशियों की बौछार और अपनों का बहुत सारा प्यार। एक बात बताइए, जब दीपावली इस शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी आंखों के सामने क्या आता है? दीप आते हैं, रंगोली आती है और क्या आता है? और किचन में बनते हुए विभिन्न पकवान हमारे आँखों के सामने आते हैं। भाई ये सारे जो पकवान होते हैं वो तो खाने तो है ही, पर वो किस तरह से खाने हैं, कब खाने हैं और किस मात्रा में खाने हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। विशेषतः आजकल की जीवन शैली में ये एक अहम हिस्सा है, बहुत अहमियत की बात है। तो आइए इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे आज के एपिसोड में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोचक भी है। हमें मार्गदर्शन करेंगे हमारे गुरुजी श्री गुरु डॉक्टर श्री बालाजी तांबे। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर भाग्यश्री ताई। नमस्ते मालविका मैडम। नाश्ता करने से पहले एक बात कर लेते हैं कि इसमें स्नान का बहुत महत्व है। अच्छा, दीपावली का स्नान। दीपावली का क्यों? इसका एक विज्ञान ऐसे है कि हमारी जो त्वचा है वो आकाश तत्व या बाहर की दुनिया से ज़्यादा संपर्क में है। क्योंकि त्वचा बहुत सारी है ना, पूरे शरीर के बाहर त्वचा है, तो त्वचा में ऐसे गुण हैं, तो त्वचा जितनी शुद्ध रहेगी, त्वचा जितनी अच्छी रहेगी और बाहर का वातावरण उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके अंदर ऐसी योजना है कि हमारे अलग अलग जो अंदर पेशियाँ हैं उनको स्टिमुलेट करती है और वहाँ अंदर अलग अलग प्रोटीन बनने के लिए त्वचा ही मेन पार्ट लेती है। अच्छा। हाँ, और त्वचे को चाहिए फैट, तेल। इसलिए तेल का मसाज जब करते हैं तो त्वचा में जो संवेदना आती है, इससे शरीर में बदल होने वाला है। ये त्वचा, ये जो इसलिए कहते हैं आयुर्वेद में कि अभ्यंग कायम करना चाहिए और इसकी शुरुआत दीपावली के पहले दिन करेंगे। यानी दीपावली का त्यौहार एक अक्खा पूरा हफ्ता जो है वो मैं एक समझता हूँ, तो पूरे 52 हफ्ते हैं वो सब अच्छे जाएंगे साल के। और रोज़ ये मसाज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो करना ही चाहिए। त्वचा का इसलिए बहुत महत्व है। जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ की हवा, उस पेड़ के वाइब्रेशन, इस पेड़ से निकले हुए जो कोई गुणधर्म है सब उसके पेड़ के, वो हमारी त्वचा एब्सॉर्ब करती है। और वो त्वचा जो है वो अंदर स्टिमुलस दे के उसके साथ जुड़ने के लिए या हमारे उपयोग के जो हार्मोन्स है वो तैयार करती है। अच्छा। ये विज्ञान है। इसलिए ये मसाज का इतना महत्व है। लेकिन क्या है, तिल का तेल ले लो, थोड़ी हल्दी डाल के उबालो और रख दो परफ्यूम डाल के, वो चिकनास बनाता है, वो हमारी त्वचा को उल्टा बंद करता है। हमारे पोर्स और त्वचा वो खुलनी भी चाहिए। अच्छा। तो इसके लिए जो मसाज का तेल है, तो अभी मानो कि ये अभ्यंग ऑयल है, देखिए इसका रंग है इस तरह से। एक अच्छा अभ्यंग हम लोग सबको बताते हैं, हम तो करते ही हैं कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो अभ्यंग सेसमी, ये जो तेल है, इस तेल का उपयोग करते हैं तभी वो काम करेगा। और तेल के साथ होता है उपटन। दीपावली में ये उपटन का महत्व सब जानते हैं, लेकिन जिनको कहीं यहाँ काले ये दाग आ जाते हैं, कहीं मुहासे हो जाते हैं, और इस तरह से स्किन में कहीं एक्जिमा वाले लोग हैं, स्किन डिसीज़ वाले लोग हैं, उनको तो कुछ ना कुछ लगाना ही है। लोग बोलते हैं चने का आटा जो है उसको पानी या दूध मिला के लगा दो तो ठीक रहेगा। वो तो एक थोड़ा सा उपचार हो गया। ठीक ढंग का उपटन चाहिए। और उपटन का मतलब ये नहीं कि कोई इसमें थोड़ी हल्दी और फिर दोबारा ये करके एकदम एक दो वनस्पति से कोई डाल देगा और पाउडर बना लो। इसके अंदर आयुर्वेद ने बताया इसे ही उपटन चाहिए। और उपटन जो है, ये उपटन लगाने के बाद शाम तक शरीर में ऐसी सुगंध रहेगी, तो
तो सुगंध का भी एक प्रभाव शरीर पर और अपने अंदर की व्यवस्था पर रहता है। इसलिए इत्तरों का और सुगंध का बहुत महत्व था आयुर्वेद के, जब आयुर्वेद प्रचलित ज़्यादा था। अब जो है हम परफ्यूम मारते हैं वो केमिकल है, सुगंध तो है लेकिन केमिकल सुगंध है। और ये सब जो है नैसर्गिक सुगंध है, लेने के बाद इमीडिएट मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो सुगंध ही मोहित करता है। ये इस तरह से ये पूरी जो पाउडर है वो लेके तेल के साथ मिला के इसको थोड़ा सूखा, वो भी जहाँ पर चर्बी ज़्यादा है वहाँ पर सूखी पाउडर थोड़ी घिसना है और बाद में तेल लगाना है। अब एक आदमी तो ये कर नहीं पाएगा, इसलिए क्या है कि दीपावली में घर वाले जो है वो एक दूसरे को मसाज करते हैं। जो नए साल का पहला दिन है उस दिन पत्नी पति को, पति पत्नी को लगाता है। भाई बीज का दिन होगा तो बहन भाई को लगाती है। ये मसाज करके अंदर जैसे प्रेम जो है ना वो हमारी त्वचा से अंदर जाता है, ऐसे ही समझिए। तो ये पाउडर है। अब ये पाउडर ऐसी पूरी बनानी है तो अंदर वस्तुएं क्या है, एक तो केसर है, नाग केसर है, अनंत मूल है, कापूर कचरी है, इसके बाद जो है नीम है और ये अगरू है और ये हरिद्रा है। ऐसे सब कहा है कि ये सब वनस्पतियों का चूर्ण बना के इसके अंदर जाता है और इस चूर्ण का मसाज में उपयोग होता है। और साथ में होता है ये तेल। अभी तेल में भी क्या है, तिल का तेल ले लो, बस उसको गर्म करो, अंदर थोड़ी हल्दी या कुछ एक दो वनस्पति डाल के शाम को तैयार। ये मसाज ऑयल। ये मसाज ऑयल का नुकसान होता है, सस्ता ज़रूर होता है और ये ज़्यादा हमको लगता ही नहीं। अभी ये तेल है, इसको थोड़ा सा लेके हम यदि इसको यहाँ घिसेंगे तो त्वचा में अंदर पूरी त्वचा खींच लेगी। त्वचा का आहार है ये, त्वचा के लिए तेल और घी, अंदर से घी और बाहर से ये तेल, ये त्वचा के लिए पूरा अंदर खींच लिया। अब ये त्वचा जो है वो अंदर खींच लेती है उसको। अंदर जो वनस्पति है वो जैसे ही तेल को आवरण, पेशी को आवरण बन जाता है तो उसके अंदर का जो तेल है वो छुटा होके अंदर के जो सब वनस्पति के अर्क है, वनस्पति के अणु हैं, वो निकाल के वो पेशी को पुष्टि करते हैं। और इसके अंदर तो समझिए तेल में कितनी वस्तुएं हैं, तो ये सब देख के ही हैरान हो जाएंगे। इतनी सारी वनस्पतियाँ इसके अंदर पड़ी है, तभी ये तेल सिद्ध होता है। फिर उसके अंदर दूध है, इसके अंदर दही का पानी जो है वो डालते हैं। क्षीरपाक ऑटोमेटिक होना है इसका, तभी ही वो चलेगा, क्योंकि दूध में जो फैट है, दूध में जो क्या कहेंगे सब बाकी की वस्तु है, वो सब जो है वो प्राणिज है, तो शरीर में और त्वचा को वो खींचने में आसानी हो जाती है। इसलिए और क्षीरपाक का ये नाम नहीं है कि थोड़ा सा दूध डाल दिया और उबाल लिया, पूरे माप दिए हुए हैं कि 1 लीटर तेल होगा तो कितना अंदर दूध डालना है, उतना ही दूध है, उतना दही का पानी है। और ये सब करके ये मसाज सिद्ध होता है सुबह। और बाजू में थोड़ी संगीत रखते हैं, राग रागिणियाँ बजती है, स्तोत्र बजते हैं, घर में वातावरण बहुत अच्छा रखते हैं। दीपावली के काल में हम बाहर भी सब अपने आंगन में, बगीचे में, यहाँ वहाँ सब लाइट जलाते हैं। और कितनी भी इलेक्ट्रिक की मालाएं लगाओ, तेल के दिए जलने ही चाहिए, क्योंकि उससे जो प्रकाश और उसके जो वायु बाहर निकलता है वो हमें शुद्धि देने वाला है। और प्रत्यक्ष आग का, प्रत्यक्ष जो अग्नि है, तो उससे कोई भी बाघ होगा या सिंह होगा तो भी दूर रहेगा। उसको इलेक्ट्रिक का बल्ब 100 का बताओ तो वो तो पंजा मार के फोड़ेगा। कहने का मतलब ऐसे है कि ये सुबह लाइट वगैरह लगा के मसाज करके अब यहाँ बैठे हैं और अब शुरू करते हैं। अभी एक बात है, ये सब क्या है वो तो बाद में खाएंगे, बताएंगे, लेकिन पहले कोई गर्म वस्तु से ही शुरू होना चाहिए। और आज आनंद है कि हमारे यहाँ मृण्मयी जी आए हुए हैं और डॉक्टर मृण्मयी साथ में खाएंगे हमारे, बहुत आनंद की बात है। तो पहले कोई गर्म वस्तु मंगाकर शुरू करते हैं। थँक्यू. छान गरम गरम आज पोहे आलेले आहेत, घ्या.
गर्म वस्तु है और सॉल्टी है। अभी सुबह सुबह कोई बासुंदी तो बना ही नहीं है, उपमा होगा, पोहे, ऐसी चीज़ें बनेगी। तीखा नहीं चलता तो उसके लिए अलग भी बना सकते थोड़े कि जिसके अंदर तीखा नहीं है। कोई कुपथ्य करके दीपावली के समय में बीमार पड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छी बात कही गुरुजी आपने कि दीपावली के दिन कोई भी कुपथ्य नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि पहले कुछ गर्म और ताज़ा हमें खाना चाहिए, तो इसके पीछे का क्या विज्ञान है? क्या है, खाने से पहले तो सूप चाहिए। हमारे यहाँ खीर देते थे थोड़ी जी। सी, तो आंतों को एक अस्तर हो जाता है और जो चीज़ आ रही है उसका और आंतों का संबंध अच्छा रहता है। अच्छा। हाँ, इसलिए क्रीम सूप, मतलब सूप होगा तो विद क्रीम और नहीं तो खीर, ये लेते ही है। और थोड़ी सी गर्म वस्तु होगी तो उत्तेजना होती है, अग्नि जो है वो प्रदीप्त होता है। ठंडी वस्तु एकदम अचानक खा ली तो बैठ जाएगा अपना जो अग्नि है वो, फिर वो ये सब बाद में खाएंगे वो पचेगा नहीं। बराबर है। कि मतलब ये शास्त्र ने बताया है। अब जो है इसमें से जो अच्छा कुछ लगे आपको वो ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आयुर्वेद ने क्या बताया इनके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से आप कुछ ले लीजिए। ये बहुत ही टॉनिक, आपको स्वीट अच्छा लगता होगा तो स्वीट ले लीजिए, सॉल्टी है यहाँ पर। मैं तो ये चकली जो है वो ही ले लूँगा। ज़रूर, ये सारी चीज़ें जो हमें दिख रही है वो बहुत ही टेम्पटिंग है एक्चुअली। पर मैं वीणा जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जब घर पे बनती है तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए ये बनाते वक्त? जैसे कि ये चकली है, दिखने को तो बहुत बढ़िया है और खाने में भी बहुत लाजवाब रहती है, पर वो बनाते समय सही ढंग से वो बने, इसलिए क्या करना चाहिए? पहले तो उसका जो आटा बनता है वो बहुत महत्व का है। अच्छा। जैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसमें आते हैं, दाल, चावल, बाजरी, गेहूँ और ऐसे सब चीज़ें हैं, मसाले हैं, जीरा वगैरह उसमें होता है। वो सब हल्के से सेक के उसका आटा बनाना है। अच्छा। हाँ, और फिर वो गर्म पानी से भिगा के सब मसाला डाल के रखना है पहले। एकदम बना के इमीडिएटली बना देंगे तो हेवीनेस होता है इसमें। ओके। हल्का बनने के लिए कोई इसमें ये भी है कि सब आटा गूंद के वो स्टीम करके भी उससे चकली बनती है। अच्छा। और स्टीम करके चकली बना के फिर फ्राई करना है तो हल्केपन तो है, डीप फ्राई होगा तो भी, क्योंकि वो स्टीम करके लिया है आटा, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और अंदर जैसे ना हॉलो होना चाहिए, ट्यूब होती है ना वैसे, तो उसका हल्कापन ज़्यादा रहता है। जो भी बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपने बताया कि कितना हल्का सा सेकना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक बात कहूँगा, चर्चा तो होती रहेगी लेकिन कुछ उठाइए ना खाना। बिना खाए चर्चा करने से दीपावली का कोई फायदा नहीं होगा। वस्तु आखिर कितना भी, अभी मैं ये एक अनासा ले रहा हूँ, ये वस्तु कितनी भी बढ़िया हो और ये सब इसमें एकदम अच्छी वस्तु है कि जिससे शरीर में सप्त धातु बढ़ते हैं, वीर्य धातु बढ़ता है और ये बहुत अच्छे है। स्वीट है लेकिन इतना स्वीट नहीं है और बहुत अच्छी तरह से ये बनाने बहुत सारे लोगों को, 100 में से मेरे ख्याल से 90 स्त्रियों को बनाना नहीं आता। नहीं, मुझे भी नहीं आता। ये तकलीफ नहीं, मतलब ट्राई करती है लेकिन बनता नहीं है वो। तो इसका फार्मूला और इसकी भट्टी जो है वो ठीक चले, ये बहुत कठिन है। अब मालविका हमको बताएगी कि इसका आयुर्वेद क्या कहता है, ये है क्या और फायदा क्या? देखिए, अनारसा जो है वो एक्चुअली महाराष्ट्र का बहुत फेमस पकवान है और इसके पीछे आयुर्वेद ने इतना संशोधन किया हुआ है कि हमें सोचकर ऐसा लगता है कि किसी फैक्ट्री या लैब में जब किसी चीज़ को सोचा जाता है ना कि किस तरह पूरा R&D किया जाता है कि चीज़ शरीर को मदद कर सके। अच्छा। तो अभी दिखने में हमें इतनी छोटी सी चीज़ दिखती है पर उसको पूरा उन्होंने समझाया है कि कैसे बनाना है। अभी देखिए, पूरा श्लोक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। प्रक्षाल्य तंडुलान द्विस्त्रिय शोषयित्वा च पेशयेत् तत्पिष्टं च घृतेनाशु किंचित चाल्य गुडौदके मर्दयित्वा च वटकान् कृत्वा ते पोस्त बीजकैः एकतो घोलयित्वा च तान् घृतेन पचेत् ततः। अच्छा। मतलब उन्होंने बताया क्या है कि सबसे पहले तो आप चावल लीजिए, चावल को 2 से 3 बार अच्छे से धोना है।
अच्छा। धोने के बाद उसको अच्छे से सुखाना है, मतलब उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना मॉइस्चर रहता है तो बाद में जो खस्तापन आपको अनारसे में दिखेगा ना, वो दिखता नहीं है। तो इसीलिए वो पूरे अच्छे से सुखाना चाहिए। सुखाने के बाद उसकी प्रॉपर जो हम फ्लावर बोलते हैं ना, उसका आटा तैयार करना है चावल का। चावल का आटा तैयार होने के बाद उसमें घी डालना है, गुड़ और पानी ये मिक्स करके उसमें आपको अच्छे से उसको गूंद लेना है। वो गूंद लेने के बाद हम जैसे पूरी बेलते हैं ना, उस प्रकार से वो पूरी आटे के छोटे छोटे गोले लेकर उसको अच्छे से बेल लेना है। और बेलने के बाद उसके ऊपर सबसे महत्व की चीज़, मतलब जिसको हम लोग खसखस बोलते हैं, तो जो खसखस के दाने हैं उसको अच्छे से उसकी ऊपर की जो लेयर है उसके ऊपर उसको लगाना है। और उसके बाद उसको तलना है किसमें, तो वापस घी में तलना है। ओहो। अभी ये जो पूरी रेसिपी है ये ऐसी की ऐसी जब फॉलो होती है तो इसका जो इफ़ेक्ट शरीर पे उन्होंने बताया है वो बताया है कि ये धातुवर्धन करते हैं, आपकी रुचि भी बढ़ाते हैं खाने में। मतलब अगर अनारसा आपने एक खाया तो आपको बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि बाकी की चीज़ें ट्राई करूँ नहीं करूँ, आपको लगेगा कि नहीं ये खाया ना, अभी ये भी चीज़ मैं थोड़ी ट्राई करके देखता हूँ। तो ऑटोमेटिकली शरीर में जो हमारी अग्नि है वो भी उससे बढ़ती है। और क्योंकि हमने इसको गूंदते वक्त भी उसमें घी डाला है, इसको तला भी घी में है, तो उसके कारण उसमें स्निग्धता भी बहुत होती है, तो सॉफ्टनेस रहती है। तो अगर कुछ पचन में दूसरा प्रॉब्लम हो तो वो भी कम होने में मदद मिल जाती है। और इसकी ठंडी है तासीर जो है इसका जो इफेक्ट है शरीर पे वो भी ठंडा है। और कुछ बहुत ज़्यादा खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे मेरा पेट खराब होने वाला है क्या, लूज मोशन होने वाले हैं क्या, तो अगर अनारसा खाया होगा तो वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपका मल भी बांधने में मदद करता है, अतिसार को रोकता है। तो बहुत सारी चीज़ें खाने के बाद एक अनारसा खा लेना चाहिए। तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। मतलब इसके जो मैंने अभी आपको इफेक्ट बताया है वो भी श्लोक में उन्होंने बताया है कि शाली पूपास्तु ते सिद्धा शीता वृष्या रुचि प्रदाह स्निग्धा अतिसार शमना नामना अनार संगीता। तो मतलब उन्होंने क्या वो है? भी बताया कि इसका नाम भी अनारसा है और ये क्या क्या करता है। तो इस प्रकार से इसको जब बनाया जाता है, अभी हमारी जो संस्कृति है यहाँ की, महाराष्ट्र की स्पेशली, इसमें ये अनारसा क्योंकि शुक्रवर्धक है, तो जब शादी हो जाती है तो हर साल जमाई जी को ये गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, अधिक के मास में स्पेशली चांदी की थाली में इसको रख के दिया जाता है। तो चांदी में खाना खाने से भी, क्योंकि हमारे पे शुक्रवर्धन बताया गया है, तो चांदी की थाली भी दी जाती है साथ में, क्योंकि ताकत जब अच्छी रहती है तो जीवन में उत्साह अच्छा रहता है, काम अच्छे से होता है। जो हम बोलते हैं कि शरीर में जो जीर्णता आती है, जिसे हम बोलते हैं वृद्धावस्था, वो भी देर से आती है। तो इस तरह केवल एक चीज़ के लिए अगर हम बताने जाएंगे कि आयुर्वेद क्या बोल रहा है, तो उसके ऊपर आप पूरी किताब लिख सकते हैं। तो मैं अभी एक बात यहाँ देखने जैसी है कि अभी हमने ये जो चकली खाई तो दांतों से खानी पड़ती है ज़्यादा। तो हमारे जो बोलते हैं ना कि जैसे आहार की व्याख्या बनाई है कि कौन से रस चाहिए और चार प्रकार के चाहिए कि दांतों से खाने का, चाटने का, तो ये सब इसके अंदर आना चाहिए। अभी इसके अंदर एक ही चीज़ नहीं है, जैसे कोई खीर श्रीखंड रखा नहीं है चाटने के लिए, लेकिन जनरली क्या करते हैं कि दोपहर के खाने में वो चीज़ ज़्यादा रहती है, इसलिए वो चीज़ अभी रखी नहीं होती। फिर भी यहाँ पर अभी मुंह की टेस्ट चेंज करने के लिए ये चिवड़े जैसी आइटम रहती है, और चिवड़ा अनेक प्रकार का होता है। अभी ये राइस का ही है, अनारसा तो राइस का ही फ्लावर का है, तो ये ग्लूटेन फ्री है। तो जो आजकल तो ये ज़्यादा महत्व का है, क्योंकि लोगों में आजकल ग्लूटेन की रिएक्शन आती है और ये इससे बीपी बढ़ता है और स्किन में ख़राब होता है। तो ये ज़्यादा करके चीज़ें अभी ये भी है, इसमें गेहूं का आटा थोड़ा होगा लेकिन बाकी सब आटे होंगे, तो इतना ग्लूटेन का प्रभाव नहीं है। तो ये भी है कि ऐसे मूंग के लड्डू है या ये टॉरिक लड्डू जैसे गोंद के लड्डू है, तो इसके अंदर ग्लूटेन का प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ये बात एक ध्यान में रखने जैसी। उन्होंने मेरे ख्याल से योजना ही वैसे की है। अभी ये जो है वो चिवड़ा है, लेकिन इसके ये जो है ये चकली है। अभी इसको दांतों से भी थोड़ा चबाना है, चाटना भी है, और एक अंदर जो अंदर सारण है वो 2 प्रकार का है। तो ये मावे का सारण भरा हुआ है इसके अंदर, और ये दूसरे प्रकार की जो है ये कोकोनट का, सूखा कोकोनट जो है नारियल, तो सूखे नारियल से बनाया है।
तो ये खाने में किसी को रसयुक्त ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को ये सूखा अच्छा लगता है। यह चर्चा हम ऐसे ही जारी रखेंगे, पर अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। तो ये जो आपने बात की करंजी के बारे में, तो इसको हिंदी में गुजिया कहते हैं और संस्कृत में इसको कहते हैं सैयाव। तो सैयाव मतलब डिब्बी। तो जैसे डिब्बी होती है ना, तो वैसे इसका शेप भी होता है। देखिए कि दोनों तरफ से उसको फोल्ड करके फिर एक बाजू से इसको बांध देते हैं, तो करंजी जैसे बन जाती है। तो निघंटु रत्नाकर में इसके बारे में इसकी रेसिपी दी गई है और संस्कृत में ऐसे लिखते हैं कि गोधूमानां सूक्ष्म पिष्टम घृतभृष्टं सीतायुतं चूर्णे तस्मिन् क्षिपेत एलां लवंगं मरीचानि च नारिकेलं सकर्पूरं चारि बीजानि मिश्रयेत् दुग्धेन धूमसीं मर्द्य तस्याः पर्पटिकासु च तत्पूर्णं तु निक्षिप्य कुर्यान् मुद्रा दृढां सुधिः सर्पिषि प्रचुरेतां तु पचेत् निपुणयुक्तितः पश्चाच्च शर्करापाके निक्षिप्य च समुद्धरेत्। तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अंदर का जो सारण है उसमें सब जो द्रव्य है या जो औषधि है, तो इसका बहुत महत्व है। और सारण बनाने के लिए हमें लगता है गेहूं से बना हुआ सूजी। तो सूजी जो है वो पहले घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, फिर उसमें शक्कर है, वेलची है, लवंग है, मिरी है, फिर अपना नारियल है, पिसा हुआ नारियल, फिर चारोली के बीज जो होता है वो है, और थोड़ा सा कर्पूर। और ये कर्पूर जो हम भगवान के सामने जलाते हैं वो अलग, पर ये खाने का कर्पूर जो है वो अलग कर्पूर होता है, जो हम मेडिसिन में भी या खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का कर्पूर लेना ज़रूरी होता है। तो ये सब मिक्स करके उसका सारण बनाते हैं और फिर बाद में और थोड़ा सा सूजी का गेहूं का सूजी लेके वो दूध में थोड़ा सा उसको गूंदना है और उसको अच्छे से डो उसका तैयार करना है और बाद में छोटी सी पूरी जैसे बेल लेना है और इसके अंदर जो ऊपर पहले बोला तो वो सारण अंदर डाल के, जैसे मैंने कहा कि डिब्बी के तरह उसको फोल्ड करके उसकी वो जैसे करंजी जैसा शेप बनाना है और फिर उसको फ्राई करना है घी में। और ये तैयार हो जाने के बाद ये कहते हैं कि ये धातुवर्धक है, स्पेशली शुक्र धातुवर्धक है, फिर हृदय के लिए बहुत बेनिफिशियल है, खाने में बहुत स्वादिष्ट भी है और पेट साफ करने के लिए भी बहुत मदद करते हैं। और जैसे इस देखेंगे हम कि इसमें से मेन जो इंग्रेडिएंट है वो गेहूं है और आयुर्वेद में कहा जाता है कि गेहूं जो है वो हड्डियों के लिए बहुत मदद करता है और इसलिए अगर कोई भी प्रकार की हड्डी की बीमारी हो या कहीं पे फ्रैक्चर हो तो उसको ठीक करने के लिए, जल्दी से हील करने के लिए ये दवा जैसे भी काम करता है। तो जैसे दिवाली में हम कहते हैं कि सब प्रकार से जो रसायन खाना बहुत ज़रूरी है, तो ये एक बहुत अच्छी प्रकार का रसायन है, ऐसे हम ये करंजी को या सैयाओं को कह सकते हैं। मैं कहूँगा एक बात तुमने उसमें कही कि उसको बाद में शर्करा का सिरप करके इसके अंदर डालना है, तो ये उसकी वैरायटी है। अभी यहाँ ये शर्करा में ही डाल के बनाया हुआ है, इसलिए ज़्यादा रस है और ये सूखा रखा है, तो शर्करा अंदर है, सो ये एक फ़र्क रहता है। और ये चिरोटा है वो इसी तरह अंदर कोई पूरण नहीं है। श्री गुरु जी, आपने जिक्र किया था कि दीपावली के भोजन में श्रीखंड जैसी कोई चीज़ रहनी चाहिए, मतलब मीठी भी होती है, स्वादिष्ट भी होती है, लोगों को पसंद भी होती है। और आयुर्वेद में श्रीखंड के बारे में इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है कि अगर आयुर्वेदिक पद्धति से श्रीखंड बनाया हो तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत आसान हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सूट होता है। मतलब नहीं तो ऐसे एक थोड़ा डर लगता है कि श्रीखंड खाने के बाद अगर कोई सर्दी खांसी हो गई, गला बैठ गया तो क्या करेंगे, पर आयुर्वेदिक पद्धति से अगर श्रीखंड बनाया हो तो ऐसे कुछ तकलीफ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो देखते हैं आयुर्वेद में श्रीखंड के बारे में क्या कहा है। पहले तो जो दही है, मतलब फ्रेश पहले दही बनाना है और उसको कपड़े में बांध के रात भर उसको लटक के रखना होता है। तो क्या होता है, वो उसके वजह से उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है, तो चक्का बन जाता है। तो ये चक्का जो है उसमें फिर बाद में घी डालना होता है, शहद डालना होता है, फिर बाद में शक्कर जो है वो जितना दही है उतने इक्वल क्वांटिटी में डालनी होती है और फिर उसमें दालचीनी है, नागकेसर है,
फिर कार्डमम मतलब वेलची है, तमाल पत्र है, मिरी है, सूंठ है। तो ये सब चीज़ें डाल के वो श्रीखंड का जो मिक्सचर है वो बना लेते हैं। और उसके मतलब एक बार ये श्रीखंड बन गया तो उसके बाद उसको स्टोर किस में करना है वो भी आयुर्वेद में कहा है कि वो जो मिट्टी का हम मटका बनाते हैं तो उसको अंदर पहले कापूर से उसको सुगंधित करते हैं। मतलब कापूर जो है वो भी कफ दोष को कम करने वाला होता है, वैसे सुगंध भी होता है। तो उसमें उसका धूपन करके उसके अंदर ये श्रीखंड है उसको स्टोर करना है। तो देखिए मतलब पहले एक तो रसायन बनाते समय भी हमने बहुत मेहनत की कि सब जो इंग्रेडिएंट्स है वो इस प्रकार से अंदर डाले कि दही का जो हेवीनेस है या उसका डाइजेशन होने में जो भारीपन है वो एक तो पूरा निकल गया, और बाद में उसको जो स्टोर करना है वो भी इस प्रकार से स्टोर किया कि उसके वजह से वो पचने में हल्का ही रहेगा और सुगंध भी हो जाएगा। और ऐसे ये जो श्रीखंड है वो कहते हैं कि शुक्रकृत बल्या रोचनी वात पित्तजित गुरु स्निग्धा प्रतिशायम विशेषण च विनाशित। मतलब देखिए हमने पहले कहा कि एक हमारे अंदर डर रहता है कि सर्दी खांसी होगी तो क्या करेंगे, श्रीखंड एंजॉय कैसे करेंगे, पर यहाँ पे तो प्रतिशा है, मतलब सर्दी के लिए मेडिसिन जैसे बताया हुआ है। तो ऐसे कहते हैं कि ये अत्यंत स्वादिष्ट है, वात और पित्त को जीतने वाला है, ताकत बढ़ाता है, शुक्र धातु के लिए बहुत बेनिफिशियल है, फिर सर्दी जैसे रोग है उसको नाश करता है, त्वचा जो है उसकी कांति मतलब कॉम्प्लेक्शन जो है वो बढ़ाता है, शरीर की पुष्टि करवाता है। और इस प्रकार से बनाया हुआ रसाला, इसको आयुर्वेद में कहते हैं रसाला। तो ये श्रीखंड अगर दीपावली के भोजन में खाएंगे तो भोजन तो स्वादिष्ट होगा ही, पर उसका जो आरोग्य का जो गुण है वो भी हमें मिल जाएगा। एक बात है इसके अंदर, वो दही को टांगते हैं तो पानी पूरा निकाल देते हैं, तो ये एक अच्छी क्रिया है। जैसे ये बोला ना कि मटके के अंदर जो कर्पूर जलाना है, कर्पूर जो है वो वायरस को बिल्कुल नष्ट करता है। इसलिए बैक्टीरियल अंदर जो अभी मटके में दही आने वाला है, दही लगाना है, मतलब दूध डाल के दही का, तो दही के बैक्टीरिया ही काम करे। दूसरे पानी के जो बैक्टीरिया कुछ आ गए होंगे मटके में तो वो नड़े उसके अंदर न आए, इसलिए वो कर्पूर से सेकना है। मतलब अंदर कर्पूर डाल के जलाएंगे तो धुएं से वायरल बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। ऐसा विज्ञान इन्होंने ये बताया हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। हमारे यहाँ तो हम आत्मसंतुलन में, मतलब ये संतुलन विलेज में ओनली आयुर्वेदिक श्रीखंड ही बनाते हैं। ये एक मेहनत का काम है, नॉर्मल श्रीखंड से ये 2-3 गुना ज़्यादा मेहनत का काम है, और इसके अंदर द्रव्य भी ज़्यादा पड़ते हैं। अब क्या है, रंग जो है, कलर्स, बाज़ार में तो सब मिठाइयों में और सब जगह, सब्जियों में भी, होटल में और श्रीखंड में तो आएगा ही, रंग ही आते हैं। और रंग है वो गैस बढ़ाते हैं, आंतों को अच्छा नहीं है वो। तो केसर है, केसर का प्रॉब्लम क्या है कि केसर का भाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, और 2-3 लाख रुपया ये केसर है, 2-3 लाख रुपया इसको अंदर भाव होगा उसका किलो का। तो ये केसर लोगों को परोड़ता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा केसर भी डालेंगे कोई रसोई में तो अच्छा है। रंग न डाले तो कुछ नहीं, रंग तो एक आँखों के लिए ज़्यादा अच्छा है, केसर ये सेहत के लिए है। और ये अच्छा केसर डालेंगे कि जिसको रंगा हुआ सस्ता केसर भी मिलता है, खाली तंतु लेके उसको रंग चढ़ाते हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारी आती है। इससे संशोधन भी हुआ है, परदेश में तो चलता ही नहीं। ये चकली है वो मेरी फेवरेट है। चकली के बारे में कुछ बताओ। चकली, देखिए चकली को आयुर्वेद में बोला ही वेष्टिनी है। वेष्टिनी मतलब जो घूमी हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया उसमें बताया है, माषाणाम धूमसी हिंगुल लवण आर्द्रक संयुता जलेन निबिडम मर्ध्य कार्याः पृथुल वर्तयः कृत्वा तासां वर्तुलानि जले स संवेदयतः गृहीत्वात् वेष्टनी नामना शुक्रला बलकारिणी। अभी देखिए इसमें उड़द का आटा लिया जाता है। हम लोग सोचते हैं कि उड़द का आटा बहुत भारी रहेगा पचने में, पर इसके ऊपर जब ये पूरा संस्कार किया जाता है, मतलब इसमें हींग डाला जाता है,
इसमें ये बाकी सब जो लवण है या अदरक बताया गया है वो सब डालकर जब ये अच्छे से भिगोते हैं इस आटे को, हम लोग बोलते हैं जैसे बाती बनाई जाती है, अच्छा। ऐसे लंबी लंबी, और उसको बनाने के बाद उसको गोल घुमा के, जैसे अभी गुरुजी ने दिखाया जी। गुरुजी ने, तो उस प्रकार से उसका शेप आता है। तो ये उसको गोल घुमाने के बाद उसको आपको भाप लेना है, मतलब हम अच्छा। स्टीम करते हैं ना, तो उस प्रकार से उसको स्टीम कर लेना है। अभी ये स्टीम करके भी आप लोग खा सकते हो, तो इसको फ्रेश खाना पड़ता है, तो जी। इसको पचने में भी ये हल्की हो जाती है। तो इस तरह की चकली जो है एक्चुअली आयुर्वेद में बताई गई है। पर अभी हम लोग दिवाली के दिनों में, क्योंकि मेहमान भी बहुत होते हैं, 4-5 दिन पूरा हफ्ता हम लोग सारा सेलिब्रेशन करते हैं, तो थोड़ी टिकने के लिए भी अगर बनानी हो तो इसी को हम भाप देने की बजाय अगर तल लेते हैं तो ज़्यादा कुरकुरी और टिकने वाली ये चकली बन जाती है। पचने में थोड़ी भारी है, अच्छा। क्योंकि हमने बोला जैसे कि उड़द का आटा है, तो पचने में थोड़ी भारी है, कफवर्धक भी है और पित्त भी बढ़ाती है। ओह, पर प्रवाह मतलब जो भी अगर ट्रैवल करना चाहता हो तो उसको ताकत मिलने के लिए और वो खुद टिकी रहने के लिए बहुत अच्छी, मतलब जो ट्रैवल करता है उसको भी टिकाए रखती है, उसकी भी ताकत और खुद भी टिकी रहती है। तो बिल्कुल। इसलिए ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छी है, ऐसा आयुर्वेद में बताया। मतलब आप सोचिए कि कितनी छोटी छोटी बातों का इसमें विचार किया जाता है कि चीज़ बनाई कैसी है, क्यों कैसे बनाई है, उसका क्या इफेक्ट है, और आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आप बराबर है। बताइए कि कौन सा ऐसा शास्त्र होगा कि जो आपके दिन के, आपके पूरे जीवन की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आपको गाइड करेगा। बराबर है। आपने जैसे कि अभी बताया कि बहुत छोटी छोटी सी बातें आयुर्वेद में लिखी है, पर आजकल हम देखते हैं, और आप भी नए ज़माने की, नए पीढ़ी की है, तो एक नए पीढ़ी में सोच रहती है कि जो महिलाएं हैं बाहर 10 घंटे काम करती है, घर का काम होता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें सही तरीके से बनाना कभी कभी ये नहीं जमता है, और फिर ऐसी टेंडेंसी बढ़ गई है कि चलो बाहर से मंगाए, और बाहर से तो अभी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी है। मैं उसका उत्तर मैं देता हूँ। जी। क्या है कि कितना भी समय आपको इसके लिए देना पड़ता होगा, बहुत समय है। कितना समय हम टीवी के सामने बैठते हैं, कितना समय बाहर कई होटल में और इधर जाते हैं। जब भी हम घर में खाना खाते हैं तो मैन आवर्स, एक कुक ने खाना बनाया, उसके मानो के 4 घंटे गए, और 20 से मिनट से आधा घंटे में घर का खाना 10 लोगों ने खाया, तो 5 घंटे हुए। बराबर। तो 5 और 4 9 घंटे में 10 लोगों ने खाना खाया, 11 लोगों ने, कुक भी खाएगा ही। होटल में जाओ 2 घंटे लगते हैं एक एक को आने में, तो अब 10 लोग जाएंगे तो 20 घंटे का काम है। जी बिल्कुल। समझते नहीं है लोग, कहते हैं कि फटाक कर होटल जाते हैं खा के आते हैं। होटल में ज़्यादा समय लगेगा, घर में फास्ट खाना हो सकता है। दूसरा क्या है, ये सब चीज़ें बना के रखनी है, एक दिन में सब बनेगा नहीं। अभी ये जो गोंद के लड्डू है, ये आप महीना भर रखो ना, ये मूंग का दाल का लड्डू है, महीना 1 महीना रहता ही है वो। ये चकली है वो 8-15 दिन रहती है। और आप बाजार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अनरसा जो है उसको बनाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसको घी में तलना है। अभी वो वेजिटेबल घी यूज़ करते हैं सब जगह, क्योंकि वो अच्छा घी जो है एकदम A2 नाम की जो गाय की वैरायटी है, उसके दूध का घी 2200 रुपया, 2500 रुपया किलो है। और सामान्य घी 400 रुपया, 300 रुपया। क्या कोई बेचेगा? सचमुच का घी होगा या नहीं? घी होगा नहीं, फैट है वो। तो इस तरह से किसमें उबालते हैं, इसका भी एक ध्यान रखना है। सब रंग डाले हुए मिलेंगे। अभी ये इतना अंदर मावा वगैरह देखिए कैसे भरा हुआ है। ये बाजार की वस्तु में ऐसा मिलेगा क्या? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर तो ये लोग हैं वो खाली कोकोनट डाल देंगे, सूखा सूखा। शक्कर ज़्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि शक्कर सस्ती रहती है। दूसरी एक बात अभी बताओ, ये इसकी बात चल रही थी। अभी ये मैं उठाऊंगा तो हाथ देखूंगा, बाजार में गया कि ये तेल दिखता है ज़्यादा हाथ पर, तो हाथ पर तेल आता है, मतलब है इन्होंने एक तो तेल को ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और अंदर कोई सोडा वगैरह वस्तु उसको ब्रिस बनाने के लिए, उसको क्या कहेंगे, क्रिस्पी बनाने के लिए उन्होंने डाला हुआ है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। घर में हम इसको क्या है, भुनेंगे, बराबर ये करेंगे तो हल्की हो जाएगी, तेल ज़्यादा खाएगी नहीं, तेल पकड़ेगी नहीं।
तेल नाम की वस्तु है, वो लोग समझते हैं कि तेल खराब है। तेल खराब नहीं, मूंगफली का तेल हो सबसे अच्छा है, और एक बार फिल्टर चाहिए, ज़्यादा फिल्टर भी नहीं करना है। अच्छा। तो वो तेल आरोग्य के लिए जितना अच्छा है उसके नीचे नीचे उसको 100 मार्क देंगे तो 10 मार्क के ऊपर आज 4 तेल बिकते हैं जिनका एकदम हानि है शरीर के लिए। लेकिन सभी चीज़ों का तेल आजकल अभी जैसे सब जगह पर हम लोग आदमी का भी तेल निकाल रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये तेल, किसी भी तेल गलत इस्तेमाल नहीं, तो तेल पेट में गया तो अच्छा है। अच्छा। आयुर्वेद में पंचकर्म में जो वसा है, तेल है, घी है, सभी पिलाने का विधान दिया हुआ है। तो तेल खराब कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि सेल को तेल बहुत पसंद है, पेशियों को तेल पसंद है, और वो तेल लिपटा लेती है बराबर। और एक दफे लिपट लिया कि अंदर से खुल जाते हैं, खुल के अंदर से जो अच्छी चीज़ है वो सब डिलीवर होती है इसके साथ आई हुई। तो ये भी एक ध्यान रखना है। इसलिए बाहर की वस्तु इतने सारे प्रिजर्वेटिव, इतने सारे, क्योंकि नियम बनाते हैं ना, और अभी दोपहर को बनाएंगे, कल तक का लिमिट डालेंगे तो कोई लेगा ही नहीं, और रखेंगे कैसे। सो इसको एक 15 दिन का लिमिट डालना है तो इसके ये केमिकल डालो, वो केमिकल डालो, उसको क्रिस्पी बनाने के लिए ये डालो, उसको ज़रा बाइट करने के लिए डालो, थोड़ा खट्टा चाहिए तो एसिड डालो। ऐसे करके हर एक वस्तु बाज़ार से जो आती है, रेडीमेड फूड हमको खाता है, हम रेडीमेड फूड को खाते नहीं हैं। ये अभी इसमें ये जो लड्डू है इनका पौष्टिक भाग, और ये इतना अच्छा है, अब क्या बताए। ये मठिया है तो ये भी अच्छी है, ये जैसे उड़द की दाल है वो आरोग्य के लिए है। ये पूरे वस्तु जो है इसका हम लोगों ने फैमिली डॉक्टर जो अब निकलता है सकाल प्रकाशन का, इसके अंदर रेसिपीज़ और ये सब दिया हुआ है अलग अलग सब चीज़ों का। लेकिन ये सामने देख के जब समझ में आता है तो ज़्यादा अच्छा, इसलिए हम लोग नहीं तो फराल तो खा के 5 मिनट में निकल जाते। अभी एक है, कभी काजू किशमिश रखते हैं, वो भी थोड़ा खा सकते हैं, उपवास होगा, ये किसी को नहीं खाना है। और फल तो चाहिए ही। अच्छा। हाँ, फल थोड़े से चाहिए, फल बिना फल का ये फिर पूरा नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर फलों का रस ही बना के रखा है। ये सब इतनी बढ़िया चीज़ें यहाँ रखी है और मुंह में पानी भी आता है। लेकिन ये बनाते समय बहुत ही ध्यान दे के उसमें अपना प्यार डाल के, हम घर का खाना है ऐसे क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि बनाने वाली जो व्यक्ति है वो अपने सब कुटुंबियों के लिए उनको अच्छा लगे, उनको उसका फ़ायदा हो, तकलीफ़ ना हो, ये सब सोच के बनाते हैं ना, इसलिए इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। जी बिल्कुल। भाग्यश्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, और ये जो अपनी परंपरा है ये भी कई लोगों में ऐसा दिखाई देता है कि कम होते जा रही है, कि लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि इनका तो महत्व है ही, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल, और इसीलिए आज ये चर्चा का आयोजन किया है ताकि इसके पीछे जो साइंस है वो लोगों तक पहुँचे, कि सिर्फ एक पुराना कुछ है इसलिए आजकल नहीं करने का जो दौर चल रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसे ही नहीं इतने सालों तक ये आया है। तो इसके पीछे एंजॉयमेंट भी है, पर उतना ही अगर सब चीज़ें ढंग से फॉलो करेंगे तो उससे हमारा जो आरोग्य है वो सुरक्षित रहने के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा बिल्कुल हो ही सकता है। मैंने एक बात मैं बताऊं, आपने डाइट की बात की, नहीं खाना, कम खाना मतलब डाइट, ये एकदम गलत है जी। खाना अपने शरीर की मात्रा और उसकी प्रकृति देखकर आवश्यक है, और वैसे खाने से ही आदमी अपने जैसा रहता है। मतलब कोई आदमी की प्रकृति थोड़ा मांस रहता है, फैट रहती है, वो ये उसकी प्रकृति वैसे, हर एक आदमी एक माप में नहीं चलता। ये सब चीज़ खाने से बिल्कुल कोई फैट बढ़ती नहीं है और कोई अपचन होता नहीं, कुछ नहीं। मात्रा में खाना आवश्यक है। अभी आप कहेगी कि मुझे तो ये लाडू, अभी ये 7 दिन के 7 लाडू या 8 है, तो एक रोज़ खाएंगे तो आपकी प्रकृति अच्छी, एकदम चेहरा खिल उठेगा। एकदम 7 लाडू खाएंगे तो 7 दिन सोना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आयुर्वेद की मात्रा
प्रकृति देख के। लेकिन ये सब चीज़ें ये ऋतु में दीपावली के महोत्सव में खानी ही चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज़ दिए बगैर। और इसके अंदर महत्व का क्या है? स्नेह। स्नेह का मतलब है घी, स्नेह का मतलब है प्रेम। हर एक चीज़ में स्नेह है और घर में ही वो मिलता है। जी बिल्कुल। कितना भी बाहर जाओ, बाहर पैसों से स्नेह बिकता नहीं है, ये बात ध्यान है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है दीपावली के लिए। और दीपावली में खाते रहेंगे, दीप ध्यान करते रहेंगे तो ही दीपावली का फ़ायदा होगा। और बोलते हैं ना कि अगला साल तुम्हारा धन धान्य समृद्धि से जाएगा, इस तरह लाभ होता है। जी बिल्कुल गुरुजी, जैसे कि आपने कहा कि ये सारी चीज़ें खानी बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से दर्शकों ये सबके लिए बहुत आनंद की बात है कि ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं, ना कि खा सकते हैं, ये खानी ज़रूरी है। बस उसमें थोड़ा सा स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। फिर से एक बार मैं दीपावली की सबको बहुत बधाई देती हूँ, शुभेच्छा देती हूँ। और गुरुजी, मैडम, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आप सबके साथ आने का मुझे मौका मिला, इसकी बहुत खुशी है। तो सभी को दीपावली की फिर से एक बार शुभकामनाएं और यहीं पे हम रुकते हैं।